हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द शिवा सॉल्यूशंस और Q&A क्लासेस पर। तो सबसे पहले मैं आप सब लोगों को न्यू ईयर की बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं और आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, क्योंकि हमारे पास अब बहुत कम टाइम बचा है बोर्ड्स के लिए, है ना। तो हम एक बताया था जैसा कि इंट्रोडक्शन वीडियो में एक सीरीज लेकर आ रहे हैं, मैथ्स का कंप्लीट रिवीजन कराएंगे। तो जितना कम टाइम बचा है उतने अच्छे से रिवीजन करना है हम लोगों को। आप हमारे साथ बने रहेंगे तो हम बेहतरी की तरफ चलते जाएंगे। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए आप लोगों का शुरू करते हैं, है ना। तो हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ेंगे रियल नंबर्स में। तीन चीजें हमारे पास इंपॉर्टेंट है, जो कि HCF एलसीएम है, फिर उसके बाद में प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी है और प्राइम फैक्टराइजेशन। इन तीनों टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आता ही आता है और कंफर्म है कि ये बोर्ड के पेपर में आपके आएगा ही। ये सीबीएसई और यूपी बोर्ड में कंफर्म है आएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना, पढ़ लेना, जो चीज नहीं समझ है उसको दोबारा पूछ लेना। तो हम लोग शुरू करते हैं ना इस चीज को लेकर कि पहला चैप्टर हमारे पास है रियल नंबर्स। रियल नंबर में हम लोग पढ़ेंगे HCF एलसीएम। इसको हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल। दूसरा है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन होता है अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। और तीसरा इरेशनैलिटी का प्रूफ है, जो कि तो हम इसी के साथ आगे चलते हैं और देखते हैं रियल नंबर्स का इंट्रोडक्शन। देखो रियल नंबर क्या है, एक हमारी फैमिली, जैसे हमारी एक फैमिली होती है, फैमिली में एक हमारे हेड होते हैं, पापा मुखिया होते हैं ना, वैसे ही ये एक रियल नंबर्स एक नंबर्स की फैमिली है, जिसमें ये हमारे नेचुरल नंबर्स आते हैं, होल नंबर्स आते हैं, है ना, इंटीजर्स आते हैं, रेशनल नंबर आते हैं, इरेशनल नंबर आते हैं। नेचुरल नंबर को जो ऐसे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं, कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 और इन्फिनिटी खत्म नहीं होते कभी, है ना, उनको बोलते हैं हम नेचुरल नंबर्स। इनको कैपिटल N से डिनोट करते हैं, इनको प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं हिंदी में। दूसरा आता है होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। ये स्टार्ट होती है 0 से और 1 2 3 ऐसे करके फिर आगे तक चली जाती है। फिर आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स को पूर्णांक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पूर्णांक। इसको I से या कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। ये माइनस इन्फिनिटी से शुरू होते हैं, जैसे -2 -1 फिर 0, ऐसे ही 1 2 3 इधर की तरफ इन्फिनिटी तक चले जाते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को कहते हैं हम रेशनल नंबर को कहते हैं परिमेय संख्याएं। क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेशनल नंबर भैया, कि परिमेय संख्या, इसको Q से डिनोट करते हैं। ऐसे नंबर्स, तो इसमें कई कंडीशंस होती है ना, इसमें कई कंडीशंस होती हैं। जैसे कि पहला एक कंडीशन होता है जिस नंबर को हम P/Q के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, है ना। दूसरी कंडीशन ये होती है, पहला तो ये है कि इस फॉर्म में होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि P और Q दोनों ही इंटीजर होने चाहिए। इंटीजर मतलब इनमें से कोई नंबर, पूर्णांक में से कोई नंबर, ठीक है। और तीसरी कंडीशन ये होती है कि Q जो है वो 0 के बराबर कभी नहीं होना चाहिए। क्यों, अगर किसी भी नंबर को, जैसे Q डिनोमिनेटर में है ना, तो Q अगर 0 हो जाएगा तो डिनोमिनेटर क्या करता है, अगर डिनोमिनेटर में हमारे पास 0 है तो अगर ऊपर न्यूमरेटर में कोई भी नंबर होगा तो वो इनफाइनाइट आंसर देता है, डिफाइंड ही नहीं होता है। तो डिफाइंड नहीं होगा तो हम ऐसे नंबर्स को करेंगे क्या, इसलिए Q 0 नहीं होना चाहिए। कभी भी डिनोमिनेटर में हम 0 नहीं रख सकते हैं। इसके बाद जो बचते हैं हमारे पास इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्याएं। वो क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं वो होती हैं जिनको, जैसे रूट के अंदर 3 लिखा है, अब इसका हम एग्जैक्ट रूट तो फाइंड नहीं कर सकते, है ना। तो ऐसे नंबर्स, या फिर पाई की वैल्यू, इसकी वैल्यू हम लोग पढ़ते तो जरूर है 3.14, बट वो एक्चुअल में 3.14 नहीं होती है। इसके आगे और भी डिजिट्स होते हैं, कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए हम लोग ये ले लेते हैं, ठीक। अब इरेशनल नंबर और भी, जैसे क्या होता है, कभी भी हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं और वो पूरी तरीके से कैंसिल आउट नहीं होता, या कह लो कि रिमाइंडर उसमें 0 नहीं बचता। जैसे 1 डिवाइडेड बाय 3 है, तो इसको डिवाइड कराओगे तो 0.333 ऐसे करके आता जाता है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 0.3 बार। अब ये रिपीटिंग है ना डिजिट्स, तो ऐसे जो नंबर होते हैं इनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो ऐसे जो है, अब देखो रिपीट हो रहा है बार बार, टर्मिनेट नहीं हो रहा है। टर्मिनेट होने का मतलब बिल्कुल खत्म नहीं हो रहा, मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आएगा इसमें कभी भी, आप कितना भी डिवाइड करते चले जाओ। बट जिसमें रिपीटिशन होती रहती है उनको हम रेशनल नंबर में
बदल सकते हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, रेशनल नंबर्स में बदल सकते हैं। तो इनको हम इरेशनल या फिर अपरिमेय संख्याएं नहीं कहेंगे, तो हम कहेंगे किसको, तो ऐसे नंबर जिनको जैसे डिवाइड किया मान लो और हमारे पास आ गया 1.0542 ऐसे कर करके जा रहा है, मतलब नंबर खत्म भी नहीं हो रहे और रिपीट भी नहीं हो रहे, तो ऐसे नंबर्स को हम रेशनल नंबर में या पी अपॉन क्यू के फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते हैं और इनको भी हम इरेशनल नंबर कहते हैं। ये बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ जो हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, और जो टॉपिक है हमारे तीन ना उन्हीं से रिलेटेड, क्योंकि यही आता है तो बहुत ध्यान से समझ लेना, क्योंकि इन्हीं में से ही आएगा। अब यहाँ जैसे 156 लिखा है तो 156 की जगह नंबर चेंज हो सकता है ना, नंबर चेंज होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। सेम क्वेश्चन प्राइम फैक्टर करना है, समझ में आ रहा है। तो अब देखो यहाँ पर जैसे प्राइम फैक्टर, तो 156 के प्राइम फैक्टर करने हैं तो हम ये लिखेंगे 156 और इसको लिखेंगे ऐसे। अब लास्ट में क्या है, यूनिट डिजिट इवन नंबर है, तो अब देखो यहाँ पर क्या है कि 156 है, 156 मतलब यूनिट डिजिट क्या है हमारा, 6 है। 6 क्या है, एक इवन नंबर होता है, सम संख्या होता है। सम संख्या किससे कटता है, ऐसे नंबर जिनका इकाई का अंक सम होता है या यूनिट डिजिट इवन नंबर होता है, तो वो 2 से कैंसिल आउट होता है। ये हम लोगों ने 6th 7th में पढ़ा था, डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता के नियम, है ना, तो वो यहाँ पर यूज कर रहे हैं। नहीं समझ आएगा तो फिर इसके लिए हम एक अलग वीडियो बना देंगे, पर अभी के लिए यहाँ ये समझो कि जिनके इकाई का अंक या यूनिट डिजिट इवन नंबर होता है वो 2 से कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो हम सबसे पहले करेंगे 2 से कैंसिल, इसको 2 7 जा 14, कैरी 1 बचा, 2 8 जा 16। अब यहाँ पर फिर से इवन, तो 2 से फिर कैंसिल करेंगे, 2 3 जा 6 बचा 1, 2 9 जा, फिर अब इसको देखो दोनों डिजिट क्या है, अब 3 लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट क्या है, इवन नंबर तो है नहीं। अब इवन नंबर नहीं है मतलब 2 से कैंसिल नहीं होगा, तो हम 3 से कैंसिल, 3 से कैंसिल करने का क्या रूल होता है कि अगर दोनों नंबर 3 से डिविजिबल है तो कैंसिल आउट हो जाता है। वैसे इसका रूल जो है कि जितने भी डिजिट्स हैं इन सबका सम करोगे, सम करने पर जो नंबर आता है वो अगर 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। पर हम क्या बता रहे हैं कि अगर सारे नंबर्स 3 से डिविजिबल हैं तो भी ये 3 से डिविजिबल होगा, ये ज्यादा आसान पड़ता है, ठीक है, बताएगा नहीं कोई, तो इसको जरूर। तो 3 से 1 3 13। अब 13 एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद से और 1 से कैंसिल आउट होते हैं, है ना। प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जो खुद से और 1 से कैंसिल होते हैं, या कह लो कि इनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, उन्हें हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, भाज्य संख्याएं, वो जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, जैसे कि 156 ही ले लो, 78 ले लो, 4 ले लो, 9 ले लो, है ना। पर 13 जो है इसको, तो 156 को अब देखो यहाँ पर इसके प्राइम फैक्टर हो गए, तो हम कैसे लिखेंगे इनको, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, तो ये हमारे प्राइम फैक्टर्स हो गए। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ये बात समझ में आ गई, ये है हमारे प्राइम फैक्टर्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ये है, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन तो हम सीख ही चुके हैं, अब जब सीख चुके हैं तो हम सेम प्रोसेस यूज करेंगे। 96 इवन नंबर यूनिट डिजिट है तो 2 से कैंसिल होगा, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर 2 से कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 से कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 से कैंसिल हो जाएगा, अभी भी 2 से कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स। अब 3 किसी से कैंसिल होता है नहीं, खुद से कैंसिल होगा, 96 हो गया। अब यहाँ पर 404 के सेम ऐसे ही फैक्टर कर लो, तो 404 क्या होता है, 2 से कैंसिल होगा, 202, फिर 2 से कैंसिल हो जाएगा, 101। अभी यहाँ 101 एक प्राइम नंबर है, ठीक है, 101 किसी और नंबर से नहीं कैंसिल आउट होगा, खुद से कैंसिल आउट होगा, इसलिए यहाँ पर 101 क्या हो जाएगा, 101 और यहाँ पर 1 बचेगा। अब ध्यान देना यहाँ पर 96 और 404, तो 96 को हम ऐसा लिखेंगे, कितनी बार यहाँ पर 2 आया, 1 2 3 4 5 टाइम्स आया, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और लास्ट में क्या है हमारा 3 है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5 इंटू 3। और सेम चीज यहाँ 404 लिखेंगे, तो 404 के क्या प्राइम फैक्टर्स है, 2 इंटू 2 इंटू 101। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 इंटू 101।
अब देखो ये फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स हमने लिख लिए। अब यहाँ पर हमें ये बताना है कि हमें तो पूछा गया ना HCF क्या होगा, तो यहाँ HCF पर क्या ध्यान देना है हमें। तो HCF जो होगा वो HCF ऐसे लिखेंगे, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्ती। तो इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ देखो जो छोटी पावर होती है कॉमन, जो दोनों के प्राइम फैक्टर्स में कॉमन नंबर होंगे, ठीक, कॉमन फैक्टर्स केवल वही लेंगे। जैसे यहाँ 2 कितनी बार है, 5 बार, यहाँ कितनी बार, 2 बार है, तो 2 बार है ना, तो हम ये वाला केवल इतना कॉमन मिल रहा है तो हम वही 2 इंटू 2 ले लेंगे, ठीक। तो 2 इंटू 2 इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 2 जो है, या फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्या हो गया ये 4 HCF हो जाएगा। अब एलसीएम की बारी है, तो एलसीएम में क्या करते हैं, जो कॉमन है वो तो लिखेंगे ही लिखेंगे, उसके बाद जो फैक्टर्स बच गए वो भी लिख लेते हैं। देखो 2 कॉमन ले लोगे, फिर यहाँ पर 2 की पावर 3 और बचेगा, इसका मतलब हम यही वाली ना पावर ले लें, तो 2 टू द पावर 5 ले लिया, बचा हमारे पास क्या है 3, और दूसरे वाले में 101, तो ये 101, ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। ये बात समझ में आई, प्राइम फैक्टर समझ में आ गया कैसे। फिर उसके बाद में हम इनको ऐसे लिखते हैं, इसके बाद में ऐसा लिखने के बाद में हमारे पास HCF और LCM पूछा गया था, तो HCF क्या हो जाएगा हमारा, जो दोनों में कॉमन फैक्टर्स होते हैं वो हमारे HCF होते हैं, तो 2 की पावर 2 ही तो था, वो कॉमन हो गया, 4 हो गया। ऐसे LCM जो होगा, LCM में क्या लेते हैं, लघुत्तम समापवर्त में 2 टू द पावर 5, जो कॉमन था वो तो लिखना ही लिखना था, जो बच गए वो भी लिखने होते हैं। अब इन सबका मल्टीप्लाई करा देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा। इसी के साथ हम तो आप लोगों को एक ये बताते हैं कि एक फॉर्मूला होता है, जब 2 नंबर दिए गए हों और HCF गिवन हो तो क्या करते हैं, HCF ऐसे दिया गया होगा, वो क्वेश्चन दिया गया होगा, HCF जैसे ये लिखा है 96,10404 is equals to 4, then find क्या, LCM। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है बढ़िया से, जो तुम्हारी बुक में भी दिया गया, ये याद रखना, HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स। जो गिवन नंबर्स हैं तुम्हारे पास, 2 गिवन नंबर्स, जैसे HCF हमें पता है 4 है, LCM हमें पता नहीं है, तो LCM की जगह LCM ही लिखेंगे। प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा, 96 इंटू 404। अब इसमें कुछ भी, जैसे 4 चीजें हैं तो इसमें से कोई भी 3 चीजें दे सकता है और एक चीज गायब कर सकता है, समझ में आ रहा है, तो गायब कर देगा, तुम्हें एक चीज फाइंड करनी होगी, समझ में आ रहा है। तो सिंपल सा 4 नीचे ले जाएंगे, तो LCM क्या हो जाएगा हमारा 96 इंटू 404 अपॉन 4, कैंसिल आउट कर दोगे तो क्या बचेगा 101, यहाँ आ जाएगा 96 इंटू 101, तो LCM क्या आ गया हमारा 96 इंटू 101, मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो LCM दे देते हैं, कभी HCF पूछ देते हैं, कभी नंबर गायब कर देते हैं, एक दे देते हैं कि नंबर, ये LCM और HCF दिया जाता है और ठीक उसके हिसाब से करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाँ ये इंपॉर्टेंट बहुत है और हमेशा आता है, देख लेना, ये जो इतने भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ 1, 2 और 4 मार्क्स में मिलेंगे जरूर तुमको, ठीक है, तो बहुत ध्यान से पढ़ लेना। अब देखो जैसे कि लिखा है प्रूव दैट रूट 3 इज एन इर्रेशनल नंबर, अब ये इर्रेशनल नंबर है, हमको प्रूफ करना है, तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, क्या करेंगे, लेट करेंगे रूट 3 कैसा नंबर है, इज अ रेशनल नंबर। क्या मान लिया, हमें प्रूफ इर्रेशनल करना है और हम मान रहे हैं रेशनल नंबर है, तो हमने क्या किया, रूट 3 इज एन इर्रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर जो है वो कैसे लिखे जाते हैं ये भी हमें पता है, रूट 3 इज इक्वल टू a अपॉन बी या फिर p अपॉन q के फॉर्म में लिखा जाता है। यहाँ हम a अपॉन बी ऐसे नंबर्स ले रहे हैं जो आपस में को प्राइम है, को प्राइम ऐसे नंबर्स होते हैं जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है, इंटीजर्स होते हैं, कॉमन फैक्टर नहीं होता है, तो हम वो वाले नंबर्स ले रहे हैं जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ये बात समझ में आ रही है। चलो फिर अब अगला स्टेप क्या है, देखो कैप इसने लगा रखी है, ठंडक बहुत है ना, तुम भी लगा रहो भाई, हमको ये टोपी हटानी है, टोपी पहनाना अच्छी बात नहीं होती, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे भाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आ जाएगा, ए स्क्वायर का स्क्वायर ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर।
अब यहाँ पर अगर हम बी स्क्वायर डिवाइड में दूसरी तरफ ले जाएंगे तो कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में जाता है। तो हम ये लिख सकते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेंगे। अच्छा एक चीज यहाँ ध्यान दो, जैसे कि यहाँ पर 22 को हम डिवाइड कर रहे हैं, सॉरी 21 को डिवाइड कर रहे हैं, 22 मत लिखो यहाँ पर। 21 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 21 को डिवाइड कर रहे हैं हम 7 से, तो 7 इंटू 3 हो जाएगा ना 7 इंटू 3। तो इसका मतलब ये है, हम ये समझाना चाह रहे हैं इससे कि अगर कोई भी नंबर 7 से डिविजिबल है तो वो 7 की टेबल में कितनी बार आता है वो उसकी मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। तो यही चीज यहाँ पर भी हम अप्लाई कर सकते हैं ना, कि ए स्क्वायर एक नंबर है जो कि 3 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है कितनी बार में, उसकी टेबल में आएगा बी स्क्वायर बार में। ये बात समझ में आ रही है कि भैया 21 था, 21 7 से डिविजिबल था और 7 से भाग करने पर हमको मिल रहा है 3 बार में 7 की टेबल में। अब यहाँ हमें ये नंबर पता ही नहीं है कि ए क्या है। जब ए पता नहीं है तो हमें बी भी नहीं पता होगा ना कि 3 की टेबल में कौन सा नंबर कितनी बार में आ रहा है। नंबर पता होगा तभी तो पता होगा ना कि 3 की टेबल में ये इतनी बार में आएगा। तो हमने क्या किया कि अब यहाँ पर इससे ये पता चल रहा है कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, क्या है, डिविजिबल बाय 3। अब अगर किसी भी नंबर का, एक और रूल, किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होता है, ये याद रखना है। इसका मतलब क्या है कि ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। इसका मतलब क्या हो गया, ए भी 3 से डिविजिबल है। अब अगर ए 3 से डिविजिबल है तो हमें ये तो पता ही है ना, क्या पता है, अगर कोई भी नंबर किसी भी नंबर से डिविजिबल तो उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब जो ए है वो 3 की टेबल में आता होगा, लेकिन कितनी बार में आता है ये तो पता नहीं है। तो हमने मान लिया कि 3 की टेबल में सी बार में ए आता है। समझ में आई बात, 3 की टेबल में सी बार में ए आता है। 3 का टेबल सी टाइम्स पढ़ोगे तो ए आएगा। समझ में आई बात, गुड। अब इसको हम क्या करेंगे, पुट करेंगे कहा, इन इक्वेशन 1। पुट इन इक्वेशन 1। तो 1 क्या है, ए स्क्वायर वाला था, तो ए की जगह हम रख देंगे 3c होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर। यही तो था, इक्वेशन 1 में पुट किया। तो यहाँ 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9c स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर। अब देखो इस वाले 3 से ये 9 कैंसिल आउट करोगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो 3c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। यहाँ ये जो इक्वेशन बन रही है दूसरी इक्वेशन, इस ध्यान से देखो इसको, ये सेम ऐसा ही कुछ नहीं नजर आ रहा है कि भैया यहाँ पर क्या था, ए स्क्वायर 3 से डिविजिबल था बी स्क्वायर टाइम्स पे, यहाँ पर बी स्क्वायर भी किससे डिविजिबल होगा, 3 से। ये तो उसी पैटर्न पे लिख गया ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं कि 3 स्क्वायर जो है क्या है, 3 स्क्वायर क्या है, डिविजिबल। तो यहाँ हम लिखेंगे बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय कितने से, 3 से। बी स्क्वायर भी कितने से डिविजिबल हो गया, 3 से। देयरफॉर बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। देखो सही है ना कि भाई यहाँ ए स्क्वायर 3 से डिविजिबल था तो ए भी 3 से डिविजिबल था। इसका मतलब यहाँ बी स्क्वायर 3 से डिविजिबल है। अब यार ये बताओ कि अगर ये डिविजिबल है, थोड़ा सा इसको हम क्या कर लेते हैं, हाँ एक सेकेंड रुको, दिख रहा है, चलो ठीक, इतनी बात समझ में आई। आगे देखते हैं। अब 3 से ये बी डिविजिबल है, ये हमें पता है। यहाँ ए कितने से डिविजिबल था, ये भी 3 से डिविजिबल था। तो अब यहाँ पर हम भाई, अभी तो हम कह रहे थे कि कॉमन फैक्टर नहीं, भाई 3 से बी भी डिविजिबल हो रहा है, ए भी डिविजिबल हो रहा है। हमने कहा था कि ए और बी जो ऐसे नंबर्स हैं, कैसे नंबर्स हैं, जिनमें आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, कोप्राइम है। पर यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब हमें एक स्टेटमेंट डालना है यहाँ पर। वो स्टेटमेंट क्या डालना है, ये देखो अभी स्टेटमेंट ये है डालना हमें कि फ्रॉम above here we get 3 as a common factor। क्या पा रहे हैं, कॉमन फैक्टर इन a upon b।
अब वहां हमने माना था कि कॉमन फैक्टर नहीं है, अब यहाँ हम दिखा रहे हैं कि कॉमन फैक्टर है। सो आर अजम्पशन, अजम्पशन मतलब जो कि हमने माना था, सो आर अजम्पशन इज रॉन्ग। जो हमने लेट किया था भैया कि ये को प्राइम है √3 के इक्वल में, है ना, वो तो गलत हो गया। गलत हो गया इसका मतलब ये है कि हेंस √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। ये बात समझ में आ गई कि √3 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। भाई बहुत ध्यान से समझ लेना, यहाँ जरूरी नहीं है कि केवल √3 ही क्वेश्चन में आएगा, लेकिन आएगा जरूर। तो इसलिए √3 हो सकता है, √2 हो सकता है, √5 हो सकता है, कुछ भी इस पूरे क्वेश्चन में बदलना नहीं है। कुछ भी इस पूरे क्वेश्चन में बदलोगे नहीं, बस नंबर बदल दोगे। 3 की जगह 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 2, 11 कुछ भी हो सकता है, बस उसकी जगह ये सब बदल देना। सेम स्टेटमेंट रहेगा, बदलना कुछ भी नहीं, स्टेटमेंट मत बदलना। स्टेटमेंट बहुत इंप्रूव तरीके से लिखना है। स्टेटमेंट अगर गलत हो गया तो क्वेश्चन में मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। बहुत ध्यान से करना है इतना, ये समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है ये इस तरीके का भी आता है, 2√3, है ना। सेम प्रोसेस है, लास्ट के तरीके से लिखेंगे। क्या हो जाएगा, लेट 2√3 जो है उसको भी क्या मानेंगे, इज अ रेशनल नंबर। सही है, तो रेशनल नंबर लेट कर लेंगे। यहां पर क्या हो जाएगा कि इसको हम a अपॉन बी के फॉर्म में लिख लेंगे। a अपॉन बी फिर से वही सेम क्या है, इंटीजर्स है। तो हम यहाँ देखो 2 जो है मल्टीप्लाई में था, इधर दूसरी तरफ ले जाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड में लिखेंगे। अगर b एक इंटीजर है और 2 भी तो एक इंटीजर है, इंटीजर की मल्टीप्लाई इंटीजर से कराओगे तो इंटीजर ही आता है। ये बचपन में पढ़ा है, समझ आ रहा है, तो यहाँ रिवाइज कर लो। अब हमारे पास देखो, अभी हमने क्या प्रूफ किया था, √3 एक इर्रेशनल नंबर है, और जबकि ये क्या हो गया, a अपॉन 2b रेशनल नंबर हो गया। तो यहाँ बस सिंपल सा इतना ही स्टेटमेंट लिखना है, इसके बाद में कुछ नहीं करना है। फ्रॉम अबव a अपॉन 2b क्या है, a अपॉन 2b इज अ रेशनल नंबर which is equal to √3. So √3 should be a रेशनल नंबर, है ना। क्या होना चाहिए, √3 भी एक रेशनल नंबर होना चाहिए। लेकिन वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, बट वी नो दैट √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। अब जब इर्रेशनल नंबर है और ये दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं, सो बस यही लिख दो, आर अजम्पशन इज रॉन्ग। हमारा अजम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। हेंस 2√3 is an irrational number। अच्छा, कहीं एक चीज और भी नोट कर लेना कि किसी भी रेशनल और इर्रेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो इर्रेशनल होता है। रेशनल इर्रेशनल का जो समेशन और डिफरेंस होता है वो भी इर्रेशनल होता है। रेशनल और इर्रेशनल का डिवीजन जो होता है वो भी इर्रेशनल होता है। तो ये कहीं लिख लेना, याद रखना, काम आएगा। तो ये बात समझ में आ गई कि इसमें क्या किया था, ये एक अपना रेशनल नंबर था, ये इर्रेशनल नंबर था जो कि बराबर नहीं हो सकते, बट यहाँ पर बराबर है, तो हमारा जंक्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। रॉन्ग हुआ तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इर्रेशनल है। समझ में आई बात। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट है हमारे पास क्वेश्चन। इससे ज्यादा और इससे वैरायटी वाले क्वेश्चन तुम्हें नहीं मिलेंगे, ठीक है। और अगर मल्टीप्लाई वाला मिल रहा है, प्लस माइनस वाला मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा डिवीजन वाला। जो मल्टीप्लाई में डिवाइड किया था तो डिवीजन वाला मल्टीप्लाई में चला जाएगा। बस इतना ही याद रखना है। सेम चीज इसमें भी है, क्या करेंगे, लेट प्रूफ करना है 4 माइनस 5√3 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो लेट 4 माइनस 5√3 इज अ रेशनल नंबर। सेम चीज लेट किया,
रेशनल नंबर मतलब ये एक परिमेय संख्या है और परिमेय संख्याओं को हम ऐसा लिखते हैं 4 माइनस 5√3 इज इक्वल्स टू a अपॉन b के फॉर्म में। अब सेम चीज √5√3 को हम ट्रांसपोज करेंगे, प्लस में चला जाएगा, a माइनस बी इधर आएगा, माइनस में आ जाएगा, तो हम ये लिख रहे हैं 5√3 प्लस में हो गया और 4 माइनस a अपॉन b। ये कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब यहाँ देखो नीचे कुछ नहीं है, 1 है, तो हम जब भी कुछ नहीं होता है तो सीधे सीधे b को एलसीएम जब लेते हैं तो मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 5√3 इज इक्वल टू 4b माइनस a अपॉन b। अब यहाँ देखो a और b जो था वो क्या था हमारा, रेशनल नंबर था। रेशनल मतलब को प्राइम हो गया, को प्राइम मतलब दोनों में कॉमन फैक्टर नहीं है, इंटीजर्स भी हैं दोनों, तो यहाँ पर 4 और b क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा, क्योंकि इंटीजर की मल्टीप्लाई इंटीजर से कराओगे तो इंटीजर आएगा। उसके बाद ये पूरा नंबर जो है उससे माइनस करोगे तो भी इंटीजर आएगा, नीचे भी इंटीजर है ही है। अब जब ये दोनों ही इंटीजर हैं तो क्या करेंगे, इसके बाद में हम फिर वही, ये अभी √5 बचा है ना 5, तो √3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4b माइनस a अपॉन 5b। अब ये पूरा नंबर भी क्या है, रेशनल नंबर, क्योंकि ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, दोनों ही इंटीजर, तो ये एक रेशनल नंबर हो गया। फिर वही सेम स्टेटमेंट डालोगे जो अभी पीछे यूज किया था। क्या यूज किया था कि फ्रॉम अबव 4b माइनस a अपॉन 5b इज अ रेशनल नंबर। क्या है, रेशनल नंबर वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। क्या है, a एंड b आर इंटीजर्स। अब दोनों इंटीजर है और ये क्या है कि a और b इंटीजर भी हैं, तो हमारा ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। अब ये रेशनल नंबर है जो कि यहाँ गिवन क्या है, विच इज इक्वल टू किसके बराबर है, √3 है ना। सो √3 जो है क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए, शुड बी अ रेशनल नंबर, है कि नहीं। अब रेशनल नंबर होना चाहिए, बट √3 तो है ही नहीं, बट वी नो दैट √3 इज एन क्या है, इर्रेशनल नंबर। क्या है, इर्रेशनल नंबर। सो आवर assumption is wrong. So our assumption is wrong. Hence 4 minus 5√3 is an irrational number. ये है तो स्टेटमेंट भैया बहुत सही लिखना है। ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा आज की क्लास का। इतने ही टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत ज्यादा ये नंबर बदल सकते हैं, 4 की जगह 7 हो सकता है, 5 की जगह 2 हो सकता है, √3 के अंदर 5 हो सकता है, मतलब जो भी है क्वेश्चंस यही थे हमारे। और भी कुछ है क्या, तो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने, हाँ सही है, इतना ही 3 टॉपिक पढ़ लिए, इंपॉर्टेंट था, और कुछ तो बचा नहीं। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेके आया था वो ये है आपके लिए। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि भैया ये सब छोड़ के मत जाना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ, बहुत कायदे से कर लेना। इसमें से जो भी समझना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना हमको, ठीक है। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना और अपने दोस्तों तक शेयर भी करना, ठीक है, और उनको भी, ताकि इस चीज का फायदा मिल सके। आप भी फायदा उठाओ और मेहनत करो, बहुत कम टाइम बचा है, बिल्कुल भी इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। और ठंडक बहुत है, बचे रहना। होप कि ठीक रहोगे, मेहनत करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में यहीं तक बस। थैंक यू सो मच।